बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी। अच्छा, सो हम इंसुलिन को डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, इसी तरह से अब आजकल कुछ अर्सा पहले एक नई टेक्नोलॉजी आई थी दैट इज कॉल्ड इंसुलिन पंप्स। ठीक है, इंसुलिन पंप्स का फायदा ये होता है कि इंसुलिन पंप जब हम लगाते हैं तो ये हमें कंटिन्यूसली लो डोज के अंदर इंसुलिन हमें हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता रहता है। ठीक है, और उसमें हमें इंसुलिन इंजेक्शन की तरह हर वक्त उसको खुद से नहीं लगाना पड़ता। वंस हम उसको अपने साथ अटैच कर लेते हैं तो उसके अंदर वो हमें फिर इंसुलिन कंटिन्यूसली उसकी मिलती रहती है। ठीक है, वेरिएबल बेसल बोलस जाहिर है इसके अंदर पॉसिबल होता है कि जितनी भी हमें चाहिए उसी हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। और पंप्स जनरली उन पेशेंट्स के अंदर हम यूज करते हैं जिनको बिल्कुल जिनकी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती, यानी एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी जिनकी होती है। ठीक है, तो ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, बट जाहिर है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है। इंसुलिन पंप हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बट ये है कि जो लोग पंप्स के ऊपर होते हैं उनका जो हाइपरग्लाइसीमिया है या इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल है वो बड़े अच्छे कंट्रोल रहते हैं। ठीक है, सो ये एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है कंपेयर टू इंसुलिन इंजेक्शन। अच्छा जी, फिर इसके अलावा एक और जो आजकल ऑप्शन है दैट इज सर्जरी। सर्जरी किस चीज की? पैनक्रियास की सर्जरी। और पैनक्रियाटिक ट्रांसप्लांटेशन जो है वो पॉसिबल है, आजकल होता है। और जनरली पैनक्रियाटिक ट्रांसप्लांटेशन को हम रीनल ट्रांसप्लांट के साथ कंबाइन करते हैं, यानी किडनीज को भी ट्रांसप्लांट करते हैं, पैनक्रियास को भी ट्रांसप्लांट करते हैं, और उसमें फिर एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन बहरहाल बेटे ये इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल पढ़ने में या देखने में या सुनने में लग रहा है कि अच्छा ओके चलो एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी है तो पैनक्रियास को ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज आते हैं, इम्यूनोसप्रेशन का इशू आते हैं। इम्यूनोसप्रेशन का मतलब होता है कि जिस पेशेंट को हम पैनक्रियास ट्रांसप्लांट करें या किडनी ट्रांसप्लांट करें उसका इम्यून सिस्टम उस नए ऑर्गन को रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट्स, बहुत हैवी मेडिकेशन होती हैं वो भी हम यूज करते हैं। तो बहरहाल जाहिर ट्रांसप्लांट कोई आसान चीज नहीं है और इट इज वेरी 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 एक्सपेंसिव, बट ये है कि अगर ये सक्सेसफुल जहाँ पे होता है जिन पेशेंट्स का उनका प्रॉब्लम बहुत हद तक रिजॉल्व हो जाता है। अच्छा, टाइप 1 की कॉम्प्लिकेशंस जो हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसके अंदर सबसे कॉमन जो है हाइपोग्लाइसीमिया है। ज्यादातर जो पेशेंट्स हैं टाइप 1 के उनको हाइपोग्लाइसीमिया हम कंसिडर करते हैं जब उनका लेवल्स 72 mg पर डेसीलीटर से कम हो जाता है। मैं आपको कल भी मैंने बताया था कि इस बुक के अंदर यूनिट्स जो हैं वो मिलीमोल्स पर लीटर में दिए हुए हैं, पाकिस्तान में हम mg पर डेसीलीटर में यूज करते हैं। तो उसके लिए इट इज वेरी वेरी सिंपल, आपने जस्ट अपना जो भी यूनिट है, जो भी रीडिंग है उसको 18 से मल्टीप्लाई करना है मिलीमोल्स पर लीटर में, और इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू mg पर डेसीलीटर। यानी जैसे 4 मिलीमोल्स पर लीटर से कम अगर हो तो हाइपोग्लाइसेमिक होता है पेशेंट, तो 4 into 18 is 72। ठीक है, तो हम 72 से कम कंसिडर करते हैं हाइपोग्लाइसेमिक। और हाइपोग्लाइसेमिया के अंदर टिपिकली पेशेंट को भूख लगती है, पसीना आता है, फटीग फील करता है, बहुत थकावट होती है, ब्लड विजन होता है, नजर धुंध आ जाती है, यानी कि ट्रेमर्स होते हैं। ट्रेमर्स मतलब झटके लगना अगर बहुत सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो। पेलर यानी स्किन का कलर चेंज हो जाता है, पैल्पिटेशंस होती हैं। इसके अंदर पैल्पिटेशंस का मतलब है जब आपका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा होता है। ठीक है, और जनाब इसके अलावा क्या होता है, इसी तरह से डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन होती है, कंफ्यूजन, इरिटेबिलिटी होती है, टिंगलिंग लिप्स होते हैं, टिंगलिंग यानी जैसे वो जिसे उर्दू में कहते हैं कपाते हुए जो होंठ होते हैं, जो एक ऐसी सेंसेशन होती है, यानी जैसे नमनेस, वो पैर सुन्नी हो जाते कभी कभी ठंड की वजह से भी हो जाते हैं, या उस तरह की चीज आपको लगती है। हाइपोग्लाइसीमिया नॉर्मली होता क्यों है? मिसजजिंग द डोज ऑफ इंसुलिन, यानी जी आपने लेट से इंसुलिन लगा ली, खाना नहीं खाया, ठीक है, तो ब्लड शुगर लेवल्स ने तो कम ही होना। ठीक है, इसी तरह से आपने एक्सरसाइज बहुत लंबी ड्यूरेशन की कर दी या एक्सरसाइज बहुत इंटेंस कर दी,
ठीक है। तो इसीलिए डायबिटिक पेशेंट की एक्सरसाइज हमेशा स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक्सरसाइज करने निकले, वॉक के लिए निकले तो जी निकल ही पड़े, 2 घंटे ही चल फिर क्या वापस आए, ठीक है। तो इट शुड ऑलवेज बी बैलेंस। फिर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी सम टाइम्स हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। हाँ, कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन की वजह से कि जी खाना ही आपने स्किप कर दिया और इंसुलिन भी नहीं लगाई, ठीक है। इसी तरह से फेलियर ऑफ एक्शन ऑफ काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स, फॉर एग्जांपल ग्लूकागोन। अच्छा, ग्लूकागोन एक हमारा ऐसा हार्मोन होता है जो स्टिमुलेट करता है कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, ठीक है। यानी इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि ग्लूकागोन हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने वाला हार्मोन, ठीक है। ग्लूकागोन हाइपोग्लाइसीमिया को यानी लो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को प्रिवेंट करने वाला हमारा हार्मोन, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। फिर वास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस है, इसको हम डिटेल से बाद में भी देखेंगे। वास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस भी टाइप 1 के पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है, यानी ब्लड वेसल्स जिसके अंदर हमारी इफेक्ट हो रही होती हैं, ठीक है। इसी तरह एड्रीनल इनसफिशिएंसी बहुत कॉमन है, यानी एड्रीनल हार्मोन जो है वो स्टीरॉयड, एड्रीनल ग्लैंड जो है वो स्टीरॉयड हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो वो सही से प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता। तो दिस इज समथिंग वेरी कॉमन अमंग दीस पेशेंट्स। तो ये सारी जो कॉम्प्लिकेशन है टाइप 1 के पेशेंट्स के अंदर, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। लेट्स मूव टू type 2 diabetes. Page number is 158. जब हम इंट्रोडक्शन कल देख रहे थे तो हमने देखा था कि टाइप 2 डायबिटीज के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया ज्यादा कॉमन होता है, यानी हाई ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं। और अभी जब हम डिफरेंशिएशन भी कर रहे थे दोनों किस्म की डायबिटीज में, तो मैंने बताया था कि टाइप 2 के अंदर नॉर्मली ये होता है कि ये एक ग्रेजुअली इसका ऑनसेट होता है, हमें साइन सिम्टम्स बड़े अरसे से नजर आ रहे होते हैं कि अच्छा हम इस तरफ जा रहे हैं, तो हम इसको प्राइमरी प्रिवेंशन या सेकेंडरी प्रिवेंशन फॉर दैट मैटर हम इसको किसी हद तक कर सकते हैं। एटियोलॉजी की अगर हम बात करें, मल्टीफैक्टोरियल एटियोलॉजी है जेनेटिक्स के अंदर, अगेन सिमिलर टू टाइप 1, ये भी पॉलीजेनिक डिसऑर्डर है। पॉलीजेनिक डिसऑर्डर का मतलब होता है ऐसे डिसऑर्डर्स जिनमें एक से ज्यादा जीन्स डिफेक्टिव होती हैं। HLA जीन इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। HLA शायद आपको याद हो, हमने कल पढ़ा था, HLA जीन टाइप 1 में इन्वॉल्व होती है, इसमें बहरहाल इन्वॉल्व नहीं होती। हाँ, अच्छा, इसमें के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है चीज कि अगर जनाब हमारे हम टाइप 2 के पेशेंट्स को देखें तो उसमें से 10% पेशेंट्स को का एक बहन या भाई भी टाइप 2 डायबिटिक होता है और 40% पेशेंट्स के अंदर एटलीस्ट वन पेरेंट, मदर या फादर, उनमें से किसी एक को टाइप 2 डायबिटीज होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स के जेनेटिक फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली आपको पता है BMI ज्यादा होना, ओवरवेट या ओबीस जब लोग होते हैं तो दे आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है। बल्कि ये कहा जाता है कि एक ओबीस जो पर्सन है ही इज 10 times मोर लाइकली टू डेवलप टाइप 2 डायबिटीज कंपेयर टू अ पर्सन विद अ नॉर्मल BMI, ठीक है। फिर जाहिर है कि अगर आप बहुत ज्यादा रिफाइंड कार्ब्स का भी इस्तेमाल करते हो तो आप एट रिस्क हो। फिर इसके अलावा पीपल लिविंग इन एफ्लुएंट कंट्रीज होते हैं बेटे जो बड़े इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं, यानी सिंपल वर्ड्स में वेरी वेरी डेवलप्ड कंट्रीज, रिच कंट्रीज जो हैं, तो वहाँ पे इसलिए कि वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है पब्लिक हेल्थ के एस्पेक्ट से इस चीज को समझना कि भाई ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, हर काम करने के लिए मशीन है, लाइफस्टाइल सेडेंटरी होता जा रहा है, लाइफ बहुत ज्यादा बिजी होती जा रही है, एक सिंगल टच के ऊपर हम अपना टेलीविजन का चैनल चेंज करने से लेके होम डिलीवरी, फूड की होम डिलीवरी कराने से लेके अपने बिल्स पे करने से लेके, सो एवरीथिंग लिटरली वी कैन और वी आर डूइंग ऑनलाइन दीस डेज।
तो ज़ाहिर है ऑनलाइन का मतलब क्या है कि हम ये इस गैजेट को 24 घंटे हाथ में पकड़ के बैठे हुए हैं और ज़ाहिर है हमारी फिजिकल एक्टिविटी उस तरह से बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो इस वजह से हम ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। जब हम ओबेसिटी की तरफ जाते हैं तो जैसे अभी मैंने बताया कि 10 टाइम्स ज़्यादा रिस्क है आपके टाइप 2 डायबिटीज होने का उन लोगों में जो obese हैं कंपेयर टू वो लोग जो आपके नॉर्मल BMI है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है। पेरिफेरल टिश्यूज में, पेरिफेरल मैंने कल भी बताया था, स्पेशली एक्सट्रीमिटीज के जो टिश्यूज होते हैं, और रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी भी होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे जैसे हमारा फैट मास बढ़ता है वैसे वैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। तो दैट इज द रीजन कि हम टाइप 2 या इवन फॉर दैट मैटर टाइप 1 में भी खैर जनरली हम पेशेंट्स को कहते हैं कि फैट बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं करना। अब फैट का ऐसे बेचारे का डायबिटीज से कोई लेना देना नहीं है, वो ब्लड शुगर लेवल्स को नहीं बढ़ा रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है फैट्स का कि अगर फैट्स हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं, हम ज्यादा मोटे होते हैं, तो हमारा जैसे जैसे फैट मास बढ़ता है वैसे वैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ना ज़ाहिर है हमारे लिए अच्छा नहीं है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जितनी बढ़ेगी इसका मतलब है हमारे ब्लड शुगर लेवल्स उतने ज़्यादा फ्लक्चुएट करेंगे। ठीक है, तो इस लिहाज से फैट का कंजम्पशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा जी, और फिर जाहिर है जैसे जैसे हमारा जितना फ्लक्चुएट करेंगे ब्लड शुगर लेवल्स उतना ही हमारा पैनक्रियाज की जो एबिलिटी है टू प्रोड्यूस इंसुलिन वो उतनी ही कम होती जाती है स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो अगर एक टाइप 2 डायबिटीज का पेशेंट है जिसका बहुत ही बुरी तरह से कंट्रोल्ड ब्लड शुगर लेवल्स हैं, तो वो क्या होगा इवेंचुअली उसकी होते 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 कम इंसुलिन प्रोडक्शन बिल्कुल एब्सोल्युटली मिनिमल हो जाएगी, इतनी हो जाएगी जितनी टाइप 1 के पेशेंट की होती है। बल्कि समटाइम्स ऐसे होता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि टाइप 2 की पेशेंट्स को भी जिनका बहुत पुअरली कंट्रोल्ड ब्लड शुगर लेवल्स होते हैं उनको भी हमें इंसुलिन पे लाना पड़ता है जी। यानी कि टाइप 2 का पेशेंट है जो हम नॉर्मली अपने लाइफस्टाइल से, डाइट से, या बहुत हो गया तो जी ओरल मेडिकेशन से जैसे ग्लूकोफेज होती है और बहुत से हम अभी पढ़ेंगे, तो उनसे वो ठीक हो सकता है। वो इतना पुअरली कंट्रोल्ड उसके ब्लड शुगर लेवल्स है कि हमें उसको इंसुलिन देनी पड़ती है। ठीक है, आपने यकीनन जिंदगी में बेटे ऐसे डायबिटिक्स भी देखे होंगे जो कहते हैं नहीं जी क्या फर्क पड़ता है, आज मैंने 6 गुलाब जामुन खा लिए तो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने इंसुलिन ज्यादा लगा ली, यू नो स्टफ लाइक दैट। तो उस वजह से बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। अच्छा जी, इंसुलिन रेजिस्टेंस की थोड़ी सी बात करते हैं। बुक से मैं ये एक पैराग्राफ रीड आउट कर रहा हूँ, फिर इसको मैं जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पेज नंबर इज 159, इंसुलिन रेजिस्टेंस। So adipose tissue is metabolically active. Adipocytes release adipokines. Adipocytes also store free fatty acids as triglycerides. Excessive release of hormones and cytokines from adipose tissue is responsible for insulin resistance by impairing glucose uptake in skeletal muscles. This leads to increased glucose in the blood, which is used to make free fatty acids that increase serum triglyceride concentration as well. कि बेसिकली यहाँ पे बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस किस तरह से होती है कि जब हमारा जो बेसिकली स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स के जो सेल्स हैं वो प्रॉपर्ली ग्लूकोज को अपटेक नहीं कर सकते। ठीक है, और जब वो ग्लूकोज को प्रॉपर्ली अपटेक नहीं कर सकते तो क्या होता है, जो ग्लूकोज सेल्स में जानी थी वो सेल्स में क्योंकि नहीं जा रही तो वो ब्लड में ही रहेगी। जब ब्लड में ग्लूकोज रहेगी तो क्या होगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के शुगर के लेवल्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, और वो जो ग्लूकोज थी वो फ्री फैटी एसिड्स बनाने की भी काम आनी थी बेसिकली, और जब वो नहीं बनेंगे तो यानी फ्री फैटी एसिड्स तब बढ़ना शुरू हो जाएंगे, उनसे ट्राइग्लिसराइड्स तब बढ़ना शुरू हो जाएंगे जब हमारी बेसिकली ब्लड में जो शुगर लेवल्स हैं वो इंक्रीज होंगे। अगर वो नहीं होते तो फिर उस तरह से हमारी बॉडी ट्राइग्लिसराइड्स को नहीं बना रही है। ठीक है, यानी जब स्केलेटल मसल सही से ग्लूकोज का अपटेक करते हैं तो हमारे ट्राइग्लिसराइड्स की कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं होती,
लेकिन जब स्केलेटल मसल्स ग्लूकोज का अपटेक सही से नहीं कर सकते तो ब्लड में जो शुगर लेवल्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। जब ब्लड में शुगर लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं तो हमारे जो फ्री फैटी एसिड्स हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से ट्राइग्लाइसराइड्स की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, पैंक्रियाटिक बीटा सेल फेलियर। अच्छा, अब ये है कि जब हमारी फ्री फैटी एसिड्स और के जो इफेक्ट्स हैं और हाइपरग्लाइसीमिया के जो इफेक्ट्स हैं वो जाहिर है ब्लड के साथ साथ बीटा सेल्स पे भी होते हैं। बीटा सेल्स कहाँ पे होते हैं? पैंक्रियास के जो बीटा सेल्स। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि जब फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जब ये इफेक्ट्स रहते हैं तो हमारा जो बीटा सेल्स हैं पैंक्रियास के वो इवेंचुअली डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, उनका फेलियर होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय होते जाएंगे वैसे वैसे हमारी बॉडी की एबिलिटी टू प्रोड्यूस इंसुलिन वो कम होती जाएगी। क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या होते हैं जी? 4 मेजर तरह के क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं पेशेंट्स के अंदर। ठीक है, एक तो ये है कि पहली चीज ये कि पेशेंट्स को नहीं पता कि दे हैव टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, और वो इंसिडेंटल डायग्नोसिस होता है कि जी रूटीन की ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग हो रही है हॉस्पिटल में, वो किसी और इशू की वजह से एडमिट हुए, साथ में जी ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग हुई तो पता चला ओहो अच्छा पेशेंट को तो टाइप 2 डायबिटीज था, पेशेंट को खुद भी नहीं पता, कभी डायग्नोज ही नहीं करवाया उसने, कभी चेक ही नहीं करवाया। सेकंड ये है कि ऑस्मोटिक सिम्टम्स हो सकते हैं। ऑस्मोटिक सिम्टम्स का मतलब है कि जैसे कल हम बात कर रहे थे कि जी ड्राई माउथ होता है, आपको प्यास बहुत ज्यादा लगती है, आपको यूरिनेशन बहुत ज्यादा होती है, वो हो सकते हैं। थर्ड ये है कि आपको डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हैं, भाई न्यूरोपैथिक फुट अल्सर है, पैर का वो जो जख्म है जिससे आपको पता है कई बार इस हद तक वो बढ़ जाता है, गैंग्रीन हो जाती है, आपको पैर काटना भी पड़ता है। ठीक है, या फिर आपको सीवीडीज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एमआई जिसको हम कहते हैं वो हो गया, तो उसकी वजह से आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हो। या फिर ये कि समटाइम्स ये भी होता है एक्यूट प्रेजेंटेशन होती है विद एचएचएनएस जो हाइपर ऑस्मोलर हाइपर कीटोटिक नॉन हाइपर ग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक सिंड्रोम जो मैंने बताया, कि जिसमें हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं, 30 मिलीमोल्स पर लीटर से ज्यादा होते हैं। 30 मिलीमोल्स पर लीटर का मतलब है, लेट मी डू इट, 13 to 18 is 540, तो 540 mg पर डेसीलीटर, आपको पता है 540 वेरी वेरी हाई। तो उसकी वजह से जब आप विजिट करते हो फिजिशियन को या हॉस्पिटल को तो वहाँ पे फिर दैट इज आल्सो वन ऑफ द क्लिनिकल फीचर्स। अच्छा, बहुत कम ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं टाइप 2 के जिनकी हिस्ट्री बहुत शॉर्ट होती है। ज्यादातर पेशेंट्स की जो है वो बड़ी लॉन्ग हिस्ट्री होती है, फटीग की, थर्स्ट की, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, ब्लड विजन, इन चीजों की। ठीक है, तो ये इसके क्लिनिकल फीचर्स के अंदर दिस इज कॉमन। डायग्नोस्टिक अप्रोच, ऐसे पेशेंट्स जिनके टाइप 2 के पेशेंट्स जिनके अंदर सिम्टम्स होते हैं, हमारा टेस्ट पॉजिटिव आता है तो दैट HbA1c हमारा दैट मींस कि उनको हम लेबल कर सकते हैं एज हैविंग टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर सिम्टम्स नहीं होते लेकिन उनका HbA1c लेट से ज्यादा आता है, तो उसके लिए फिर हम टेस्ट उनका रिपीट करवाते हैं। अगर रेपिटेशन के ऊपर रिजल्ट पॉजिटिव है तो फिर हम टाइप 2 डायबिटीज उनका कंफर्म कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह ये है कि जब हम टाइप 2 डायबिटीज का डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने कई बार टाइप 2 डायबिटीज ब्लड शुगर लेवल्स की फ्लक्चुएशन की वजह से नहीं होती या हमारे जेनेटिक फैक्टर्स हैं उसकी वजह से नहीं होती, बल्कि कुछ और ऐसी डिजीजेस होती हैं जिनकी वजह से हमारा टाइप 2 डायबिटीज डेवलप हो जाता है, यानी मे बी हमारा इवन कोई जेनेटिक फैक्टर उसके अंदर इन्वॉल्व भी ना। ठीक है, और वो डिजीजेस कौन सी हो सकती हैं? मेनली जैसे कुशन सिंड्रोम हो गया या एक्रोमेगली हो गया। अच्छा, एक्रोमेगली क्या होता है? एक्रोमेगली होता है जब आपके बोन्स का साइज एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाता है, हैंड्स या फीट का साइज बहुत एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाता है। एक्रोमेगली यानी आपका जो बॉडी फ्रेम साइज है, हैंड्स हैं, फीट है, बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है,
वो एक्रोमेगली होता है, हार्मोनल डिसऑर्डर होता है बेसिकली। और होता है इसलिए कि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ठीक है। जो 10 से 18 साल वाली एज होती है उसके अंदर हमारे हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ओवर एक्टिव होता है और बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है। उसकी वजह से हमारी बोन्स बहुत बड़ी हो जाती हैं, हैंड्स बहुत बढ़ जाते हैं, फीट बहुत बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से भी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है। इसी तरह से कुशन सिंड्रोम की वजह से भी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है। कुशन सिंड्रोम क्या होता है? कुशन सिंड्रोम बेटे होता है जब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल लेवल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। कॉर्टिसोल अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया, कॉर्टिसोल का सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। तो जनाब इसका मतलब है कि अगर हम किसी वजह से स्ट्रेस में हैं तो भी हमें डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करती है। जब कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करती है तो इसका मतलब है कि हमारी डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, कॉर्टिसोल ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह कुछ सर्टेन मेडिकेशंस लेने की वजह से भी ये होता है, ठीक है। तो उस वजह से भी हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, कुछ मेडिकेशंस का भी ओवर कंजम्पशन की वजह से कॉर्टिसोल ज्यादा प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है जनाब कि जब हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज की डायग्नोसिस की, तो हमने साथ साथ ये वाले फैक्टर्स को भी हमेशा ध्यान में रखना होता है कि ऐसी चीजें जिनकी वजह से हमारे टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस उन फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। पेज नंबर 160 के ऊपर टेबल दिया हुआ है व्हिच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। टाइप 1 सर हमने और डिटेल से देख लिया, ऑटो इम्यून होता है। टाइप 2 जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल कॉजेस की वजह से हो सकते हैं जैसे ओबेसिटी है। मोनोजेनिक डायबिटीज मेलाइटिस सिंगल जीन म्यूटेशंस की वजह से, यानी एक जीन के अंदर कोई डिफेक्ट है। इसी तरह से एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक डेफिशिएंसी प्लस डायबिटीज, वो ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। पैनक्रियाटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियास की वजह से हो सकता है। फिर जनाब पैनक्रियाक्टमी यानी पैनक्रियास का सर्जिकल रिमूवल, उसकी वजह से हो सकता है। हीमोक्रोमाटोसिस की वजह से हो सकता है। हीमोक्रोमाटोसिस होता है जब आपकी बॉडी में आयरन के जो लेवल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं, यानी एबनॉर्मली हाई लेवल्स ऑफ आयरन इन द बॉडी, इसको हम क्या कहते हैं? हीमोक्रोमाटोसिस कहते हैं, ठीक है। फिर जनाब इसके अलावा ये है कि सिस्टिक फिब्रोसिस की वजह से हो सकता है। सिस्टिक फिब्रोसिस भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, और उसके अंदर बहुत ज्यादा थिक सा म्यूकस प्रोड्यूस होता है, स्टिकी सा म्यूकस प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स बिल्कुल ब्लॉक हो सकते हैं, तो सांस लेने में बहुत मुश्किल, मतलब अच्छी भली सीरियस कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। फिर इस तरह सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटिस की अगर हम बात करें, सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटिस का बेटा मतलब है कि ऐसी डायबिटीज मेलाइटिस जो किसी और डिजीज की वजह से हुई है, जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने कुशन सिंड्रोम की बात की थी या एक्रोमेगली की बात की थी, ठीक है। तो वही यहाँ पे एग्जांपल दी गई। इसी तरह ड्रग इंड्यूस भी हो सकती है, कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनको लेने से चांस बढ़ जाता है डायबिटीज होने का। इन्फेक्शंस की अगर हम बात करें, कंजेनिटल रूबेला मैंने शायद कल भी बताया था कि एक वायरस होता है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आप इससे एक्सपोज हो जाए तो न्यू बॉर्न को होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साइटोमेगालो वायरस भी अगेन एक वायरस है। फिर इसी तरह से जीडीएम गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, अगर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जीडीएम क्या होता है? वो वाला डायबिटीज मेलाइटिस जिसका ऑनसेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है। तो अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको जेनेटिक फैक्टर्स हैं तो जाहिर आप एट रिस्क हैं, प्लस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपका वेट गेन बहुत ज्यादा हो जाता है या प्रेगनेंसी एट द टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ प्रेगनेंसी आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओबीस हैं और उसी ओबेसिटी के साथ आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं, तो फिर जीडीएम का या गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस का रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इसी तरह से डायबिटीज मेलाइटिस एसोसिएटेड विद अदर जेनेटिक सिंड्रोम्स, हाँ कुछ सिंड्रोम्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, जैसे डाउन सिंड्रोम है, जब ये भी होते हैं साथ में तो फिर डायबिटीज होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या होता है बेटे? जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर फिजिकल ग्रोथ देर से होती है। आपने मे भी कोई ऐसा बच्चा टेलीविजन पे देखा हो या शायद ऐसे लाइव भी देखा हो कि ऐसे बच्चों की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, बहुत अपनी एज से छोटे नजर आते हैं। सिर्फ फिजिकल ग्रोथ नहीं, मेंटल ग्रोथ भी अनफॉर्चुनेटली काफी डिलेड होती है, फेशियल फीचर्स भी डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, ये भी एक, ये सारे के सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। सो इसके अंदर ये जनरली
मेल चिल्ड्रन को होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है टेस्टिकल्स की जो ग्रोथ है वो बहुत देर से होती है, बहुत स्मॉलर इन साइज टेस्टिकल्स होते हैं, और टेस्टिकल्स जब स्मॉल इन साइज होते हैं तो डेफिनेटली टेस्टोस्टेरोन की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम होती है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम मेल चिल्ड्रन में होती है, ठीक है। फिर है जनाब हमारा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जैसे क्लाइनफिल्टर सिर्फ मेल चिल्ड्रन को होता है, टर्नर सिंड्रोम सिर्फ फीमेल चिल्ड्रन को होता है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम के अंदर अगेन डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, हाइट बहुत छोटी होती है, ओवरीज सही से डेवलप नहीं होती, जाहिर है फर्टिलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ दैट डिस्टर्ब होती है। फिर हमारा है वोल्फ्राम सिंड्रोम। वोल्फ्राम सिंड्रोम के अंदर हेयरिंग लॉस होता है नॉर्मली बच्चों को, या डायबिटीज इंसिपिडस होता है। डायबिटीज इंसिपिडस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन पास करते हैं लोग, और जाहिर है इतना ज्यादा, यानी अप टू 20 लीटर्स पर डे, 20 लीटर्स पर डे, तो जाहिर है इतना ज्यादा जब यूरिन आता है तो फिर बहुत ज्यादा प्यास भी लगती है, ठीक है। तो ये डायबिटीज इंसिपिडस होता है। अच्छा जी, इसके अलावा फ्रेडरिक्स एटैक्सिया। एटैक्सिया होता है बेटे गेट एबनॉर्मेलिटी। गेट वो वाला नहीं जो घर का गेट होता है, गेट मींस द वे यू वॉक, चाल जिसको हम कहते हैं। सो एटैक्सिया हम उसको कहते हैं। फ्रेडरिक्स एटैक्सिया अगेन जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर बच्चे को चलने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, उसकी जाहिर कोऑर्डिनेशन जो है लेग्स और आर्म्स की ब्रेन के साथ वो नहीं होती, तो बार बार बेचारा गिर जाता है चलते। फिर जनाब हमारा है लॉरेंस मून सिंड्रोम। लॉरेंस मून सिंड्रोम के अंदर हाइपोगोनाडिज्म होता है, मेनली मेंटल रिटार्डेशन भी होती है। हाइपोगोनाडिज्म का मतलब ये होता है कि जो गोनाड्स हैं उनकी जो एक्टिविटी है, फंक्शनल एक्टिविटी, वो बहुत कम होती है, चाहे वो टेस्टिस हों या ओवरीज हों। सेक्स हार्मोन्स बहुत कम, यानी मेल चिल्ड्रन में भी हो सकते हैं, फीमेल चिल्ड्रन में भी हो सकता है, तो सेक्स हार्मोन्स की प्रोडक्शन बहुत ही कम होती है। एंड लास्ट है हमारा प्रेडर-विलाय सिंड्रोम। प्रेडर-विलाय सिंड्रोम के अंदर बेसिकली बच्चों के मसल्स बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, डेवलपमेंट बहुत स्लो होती है, फीडिंग उनकी बहुत पुअर होती है, ठीक है। तो ये सारे इशू हैं। तो जनाब याद रखने वाली बात ये है कि ये सारे के सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स जब होते हैं या इनमें से कोई होता है तो फिर उस वक्त भी टाइप 2 होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। इन्वेस्टिगेशंस की बात कर लेते हैं। HbA1c कल भी मैंने बताया था कि सबसे कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड कंफर्मेटरी टेस्ट है टाइप 2 के लिए खास तौर पे, ठीक है। तो HbA1c अगर आपका क्योंकि 3 मंथ्स का एवरेज ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन होता है, तो अगर वो आपका ज्यादा आता है तो फिर देन यू आर लेबल्ड एज हैविंग टाइप 2 डायबिटीज। कुछ कंडीशंस कल हमने डिस्कस की थी, रोहा ने क्वेश्चन भी किया था कि जी अगर कुछ ऐसी कंडीशन हैं जिनके अंदर HbA1c बहुत अच्छा इंडिकेटर नहीं होता तो उसमें फिर हम डिफरेंट टेस्ट की तरफ जा सकते हैं, जैसे कल मैंने OGTT का बताया था, या फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज भी। OGTT भी अब कम आजकल यूज करते, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज ज्यादा यूज करते हैं कि जी आपके फास्टिंग के ऊपर कितनी ब्लड शुगर आ रही है। अच्छा जी, मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो लाइफस्टाइल सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे टाइप 2 डायबिटीज को मैनेज करने के लिए। यानी लाइफस्टाइल का मतलब है कि आपने अपनी ओबेसिटी को ठीक करना है, स्मोकिंग अगर आप करते हैं उसको कम करना है, स्ट्रेस अगर आप है उसको कम करना है, डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वेट लॉस करना है। डाइट अगेन वही जो हमने पहले भी डिस्कस की है कि फाइबर का इंटेक ज्यादा करना है, फैट्स का इंटेक कम करना है, सैचुरेटेड फैट्स का इंटेक कम करना है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का इंटेक ज्यादा करना है, रिफाइंड कार्ब्स का इंटेक कम करना है। तो ये सारी चीजें 4 to 5 पोर्शन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के, या आपने दिन में कोशिश करना है कि आपके हों। एक्सरसाइज आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है, ब्लड प्रेशर को कम करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ब्लड शुगर को कम करती है, और जनाब कॉर्टिसोल लेवल्स को, स्ट्रेस को कम करती है। तो एक्सरसाइज के तो बेइंतहा बेनिफिट्स, ठीक है। इस तरह स्मोकिंग का मैंने बता दिया।
स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन, अगेन टाइप 1 के पेशेंट्स की तरह टाइप 2 के पेशेंट्स को भी स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन देना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सो दैट अपनी डायबिटीज़ को खुद से मैनेज उसको कर सकें। उनको हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स पता होने चाहिए, सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करनी है डायबिटीज़ की वो पता होना चाहिए, हेल्दी डाइट क्या है वो पता होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स किन किन चीज़ों में हैं और कितनी कितनी अमाउंट में है, कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग आपको जैसे पता है हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है न्यूट्रिशन के अंदर, वो उनको पता होना चाहिए, एक्सरसाइज की ड्यूरेशन और इंटेंसिटी वो पता होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो हम ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ओरल मेडिकेशंस से स्टार्ट करेंगे आफ्टर ईद और फिर आगे हम फर्दर चलेंगे। अच्छा एक चीज़ बेटे तो मैंने बतानी थी जो शायद मुझसे रह गई है, वो है एक छोटी सी टर्म हम टाइप 1 के अंदर यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हनीमून पीरियड। हनीमून पीरियड, ठीक है, हनीमून फेज या हनीमून पीरियड वो टाइम होता है जब सून आफ्टर द डायग्नोसिस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज, जब पैनक्रियाज, आपको पता है टाइप 1 में पैनक्रियाज इंसुलिन बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन ये वो वाला थोड़ा सा शॉर्ट सा टाइम ड्यूरेशन होता है जो नया नया टाइप 1 डायबिटीज डायग्नोज होता है और उसके अंदर हमारा जो पैनक्रियाज हैं वो अभी कुछ हद तक इंसुलिन प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो ये वेरी करता है, कुछ लोगों के लिए सिर्फ कुछ दिनों का होता है, कुछ लोग के लिए मंथ्स 6-8 महीने तक भी हनीमून फेज हो सकता है टाइप 1 में, कुछ लोग के लिए कुछ दिनों का, हफ्तों का होता है। तो जाहिर है कि यहाँ पे क्योंकि हनीमून फेज में हमारे पैनक्रियाज अभी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिर हमें इंसुलिन थेरेपी बहुत ही माइनर अमाउंट में चाहिए होती है या बहुत ही कम चाहिए होती है। वंस हनीमून फेज ओवर हो जाता है तो फिर जाहिर है हम एब्सोल्युटली डिपेंडेंट हो जाते हैं एक्सोजेनस इंसुलिन, ठीक है जी। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड टुडे। अगर कोई क्वेश्चन है तो बेटे वो आप कर लो, और इसके अलावा ये है कि इंशाल्लाह मैं आपको मे बी कल या शायद परसों, नहीं परसों तो ईद है, कल तक में भी मैं आपको आई विल ईमेल यू एन असाइनमेंट, उसके लिए कुछ 7-8 डेज होंगे आपके पास, वो आपने करनी है इंशाल्लाह, और उसकी डिटेल्स मैं फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू आस्क, अदरवाइज हम सेशन को एंड करते हैं। ठीक है जी, आई थिंक क्वेश्चन नहीं है कोई भी। अच्छा जी बेटा, जी जी। सर आपने ये स्टार्ट में ये बात बताई थी कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको होल ग्रेन्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ही देने चाहिए, लेकिन अब जिस तरह के हमारी बॉडी जो है वो यूज्ड टू है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को लेके, जैसे कि हम हमेशा मिल्की ब्रेड ही देते हैं या जो रिफाइंड फ्लोर है वही यूज करते हैं, तो अगर आप एकदम से स्विच करोगे कॉम्प्लेक्स पे तो उसका आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट होगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे। अच्छा इसके अंदर बेस्ट ये होता है, बिल्कुल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम उसको इफेक्ट नहीं कर सकता और उसको सॉरी एक्सेप्ट नहीं कर सकता उस तरह से, तो और आपको पता है होल ग्रेन जो भी चीज होती है ना दैट इज क्वाइट हैवी। जब हमने नॉर्मल अगर डायबिटीज के अलावा भी बात करें, हमने किसी का वेट लॉस कराना है ना तो हम उसको कहते हैं अच्छा आप होल ग्रेन कंज्यूम किया करें, ब्राउन ब्रेड लिया करें, ब्राउन ब्रेड खाओ, मैं आई ईट ब्राउन ब्रेड, ब्राउन ब्रेड जब आप खाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने कुछ खाया है। व्हाइट ब्रेड के आप मे बी 4 स्लाइसेस खा जाएं एक वक्त पे, ब्राउन ब्रेड के 2 से जब आप तीसरा स्लाइस भी लेते हैं तो आपको एफर्ट करके जबरदस्ती खाना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो होल ग्रेन्स हैं दे आर क्वाइट हैवी, अगर हम उस कॉमन टर्मिनोलॉजी के हिसाब से बात करें तो उसमें बेस्ट ये होता है कि पहली चीज तो ये कि आप कभी भी सडन ओवरनाइट चेंजेस रिकमेंड नहीं करते। मिसाल के तौर पे अगर हम, सबसे ज्यादा इशू कहाँ आता है, चपाती में आता है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हमारा स्टेपल फूड तो जाहिर है चपाती है, रोटी के बगैर हमारा खाना पूरा नहीं होता, और हम रोटी किसकी खाते हैं, रिफाइंड फ्लावर की खाते हैं। अब डायबिटिक पेशेंट है तो रिफाइंड फ्लावर तो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो सबसे बेटर रिकमेंडेशन जो एज अ डाइटिशियन हमें देनी चाहिए या मैं देता हूँ अपने पेशेंट्स को, वो ये है कि पहले आप ये करें कि अपने आटा को मिक्स करना शुरू करें 1:1 में। जैसे मिसाल के तौर पे आपने 1 किलो रिफाइंड आटा ले लिया व्हाइट वाला और 1 किलो आपने होल ग्रेन ले लिया, ठीक है, उन दोनों को मिक्स कर लें, ठीक है। अब जब आप मिक्स करते हैं ना तो आहिस्ता आहिस्ता आपका टेस्ट भी डेवलप होना शुरू हो जाता है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको एक्सेप्ट भी करना शुरू कर देता है। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना आपने मिक्स खाया, अब आप आहिस्ता आहिस्ता ये करें कि व्हाइट वाला जो पोर्शन है उसकी अमाउंट को कम करते जाएं और जो होल ग्रेन है उसको बढ़ाते जाएं,
ठीक है, 2-4-5 महीने लगेंगे जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको प्रॉपर्ली एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा और आपका टेस्ट भी डेवलप होना शुरू हो जाएगा, तो फिर आप फुली स्विच कर सकते हैं अपनी होल ग्रेन्स की। ठीक है, तो ये ऐसे बहरहाल ये बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और ये वाकई बहुत सारे पेशेंट्स आके कहते हैं कि जी हमें तो आदत ही नहीं है, हमारा तो डायरिया हो गया, उससे हमें ब्रॉन से हो भी जाता है वाकई, और या हमारा टेस्ट बिल्कुल खराब हो गया। वो जाहिर है रिफाइंड खा खा के हमारा पूरा सिस्टम यूज्ड टू हो गया उस चीज। तो दिस इज हाउ वी गो अबाउट दिस। ठीक है, चलो जी, हम इसको बेटे सेशन को एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला ट्यूसडे को हम सेशन करेंगे, उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा, मॉर्निंग में क्लास होगी, टाइम मैं आपको बता दूंगा। और अंटिल देन टेक केयर, एडवांस ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़।